Hello students, you are most welcome in Learn Easy classes. Learn Easy, Learn Simply. Myself उर्वशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 5 जिसमें कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम बायोमोलिक्यूल्स के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं गाइस, और अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं देन प्लीज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपका और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और हम स्टार्ट करते हैं आज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट सबने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस कैसे होता था, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है। और आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती थी प्लांट्स में तो क्या फॉर्मेशन होता था, क्या प्रोडक्ट बनता था, कार्बोहाइड्रेट्स बनता था। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकली नेचर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज। एल्डोज यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोज यानी कि कीटोन ग्रुप होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एल्डोज या कीटोज का कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स भी होता है। एल्डोज भी आर टर्मिनल एल्डिहाइड। एल्डोज जो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स इज अ टाइप ऑफ शुगर। तो एल्डोज जो होते हैं, एल्डोज टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या था? CHO ग्रुप। और इसका एग्जांपल है राइबोज शुगर, ग्लूकोज शुगर, गैलेक्टोज शुगर। इन सब में राइबोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है यानी कि CHO। कीटोज हैव एन इंटरनल कीटोन्स। कीटोन जो शुगर होते हैं, कीटोज शुगर जो होते हैं, कीटोज कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें क्या होता है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रक्टोज, रिबुलोज, जाइलोज। ये एग्जांपल्स याद रखिएगा कि किस टाइप का, इसमें किस टाइप का ग्रुप ऐड होता है। CHO ग्रुप राइबोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में होता है, और CO ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप होता है फ्रक्टोज और जाइलोज में। टर्म कार्बोहाइड्रेट डेराइव फ्रॉम फ्रेंच टर्म हाइड्रेट डी कार्बोन। हाइड्रेट डी कार्बोन से ये टर्म कार्बोहाइड्रेट डेराइव्ड हुआ था। इसका मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और नॉर्मली हम जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है CnH2O होल ट्वाइस n या फिर CH2 होल ट्वाइस n। यहाँ पर n कोई भी आपका नंबर हो सकता है। यहाँ पर अगर सपोज मैं बोलूँ कि n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है और वो है 4, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, और कार्बन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सपोज अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, यहाँ पर कार्बन हमारे 4 हो जाएंगे। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो C4O8 और क्या होगा? C4H4 होगा बच्चे। यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, C4 और यहाँ पर होगा H8 होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का जस्ट डबल होता है 8, और ऑक्सीजन कितने होंगे? 4। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बनेगा CnH2O होल ट्वाइस n। चाहे हम ऐसे लिखें इसको या फिर हम इसको ऐसे लिखें CH2ONN। तो अगर हम n नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर सपोज करें कि 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर n की जगह मैं 4 मेंशन कर दूं तो H2O यानी कि n यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 8 आपको मेंशन किया हुआ है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द सैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं अभी। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं बिकॉज इनका जो नेचर होता है, कंपोनेंट्स होते हैं वो शुगर होते हैं। बेसिक जो कंपोनेंट होता है सैकेराइड्स का या कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या होता है? शुगर। शुगर के ही तो कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स का प्रोडक्शन को जो प्लांट्स करते थे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या बनाते थे? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या बनते थे? कार्बोहाइड्रेट बनाते थे और ऑक्सीजन रिलीज करते थे। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। यहाँ पर देखो, आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ रहा है कुछ कुछ। इस टाइप से कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर
अपने मोनोमर, और यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट्स की आपको लॉन्ग चेन दिखाई पड़ रही है। अभी हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली हम टू टाइप से कैटेगराइज करेंगे। एक तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें पढ़ना है तो हमें इनको कैटेगराइज करना पड़ेगा, किस टाइप के, इनके बेसिक नेचर के बेस पर, इनके कंपोजिशन के बेस पर। तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, स्वीट इन टेस्ट एंड कॉल्ड द शुगर आल्सो। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में सिंगल टाइप की शुगर होती है, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड आपके मोनोसैकेराइड से ही डेराइव्ड शुगर होते हैं, और ओलिगोसैकेराइड्स जिसमें कि मोर देन टू टाइप्स ऑफ आपके मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे ओलिगोसैकेराइड्स। इन्हें भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, ये कॉम्प्लेक्स आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का। और इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसैकेराइड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे पॉलीसैकेराइड्स को और भी। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड को हम फिर टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में, पॉलीसैकेराइड्स को होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। ओके बच्चा। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इट्स अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वाटर सॉल्युबल है और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब इसमें किस किस टाइप के हमारे क्या टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि कार्बन का नंबर कितना है, उसके बेस पर हम मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर। अगर ट्रायोस मोनोसैकेराइड है तो उसमें कितने कार्बन एटम होंगे, 3, नाम से ही पता चल जाता है, बहुत इजी है। और फॉर्मूला अगर कार्बन 3 है तो H आपका जस्ट डबल हो जाएगा और ऑक्सीजन सेम रहेगा, यानी कि C3H6O3 हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला सारे कार्बोहाइड्रेट का सेम ही होता है, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से आपको उसमें मेंशन कर देना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ट्रायो शुगर में कितने कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम होंगे, और इसका एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रो शुगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, 4 कार्बन एटम है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C4H8 और O4, और इसका एग्जांपल है इरिथ्रोस। पेंटोस शुगर हम आगे डिस्कस करेंगे, पेंटोस शुगर जो हम डीएनए वगैरह पढ़ेंगे। ये क्या है, 5 कार्बन होते हैं पेंटोस शुगर में, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है C5H10O5। राइबोस, डिऑक्सी राइबोस और राइबुलोस। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखिएगा बच्चे की, जो डिऑक्सी राइबोस शुगर होती है, डिऑक्सी राइबोस जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें जनरल फॉर्मूला जो होता है वो C5H10O4 होता है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर कम होता है पेंटोस शुगर से। नॉर्मली पेंटोस शुगर का जनरल फॉर्मूला है ये, और अगर हम डिऑक्सी राइबोस शुगर का जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है C5H10O4, यानी कि एक ऑक्सीजन कम है, दैट्स वाई हम इसे डिऑक्सी राइबोस भी बोलते हैं। हेक्सोस, नाम से पता चल रहा है कि 6 कार्बन होंगे, बहुत आसान है याद करना, ट्रायोस 3 कार्बन, टेट्रोस 4 कार्बन, पेंटोस 5 कार्बन, हेक्सोस 6 कार्बन और हेप्टोस 7 कार्बन। हेक्सोस के एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। नाम याद रखिएगा, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज भी आपका C6H12O6 होता है, बस इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंसेस होता है, इनके जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि जो मॉलिक्यूलर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। हेप्टोज में क्या होता है, 7 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला C7H14 और O7, ग्लूकोहेप्टोज। सो गाइस क्लियर हो गया कि मोनोसैकेराइड्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, इनमें प्रेजेंट होते हैं जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, और आगे भी हम इसको ऑक्टेट डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो कि हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब कार्बोहाइड्रेट आगे पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे, तो हमें बॉन्ड किस टाइप का होता है उनके बीच में, क्योंकि पॉलीसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमर होता है, यानी कि मोनोसैकेराइड्स की एक चेन होती है और वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो होते हैं वो लिंक होते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी शायद मैंने आपको डिस्कस करा हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देती हूँ। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका या तो COC
दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो या तो COC बनेगा या तो फिर CNC। यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, दो तरीके का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो एल्डोज या कीटोज ग्रुप है वो रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं। अगर एल्डोज और कीटोज ग्रुप रिएक्ट कर रहे हैं एल्कोहल के साथ तो हमारा बनेगा COC ग्रुप। और अगर ये नाइट्रोजन के साथ एल्डोज और कीटोज रिएक्ट करते हैं, एल्डोज एंड कीटोज अगर नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ग्रुप है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, किस टाइप का बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है पर CNC, कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन। ये कब बनेगा COC, जबकि एल्डोज और कीटोज किसी भी ऑर्गेनिक एल्कोहलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे। और ये क्या बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, जबकि एल्डोज और कीटोज किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे जिसमें कि नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके बच्चों, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है क्लियर हो गया आपको। और अगर आपको इसका और भी डिटेल जानना है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 चेक कर लीजिएगा बच्चों। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनेगा, जबकि मोनोसैकेराइड का कंडेंसेशन होता है। और मोनोसैकेराइड्स के कंडेंसेशन के बाद ही तो ओलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स और आपके पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, मोनोसैकेराइड्स के जो होते हैं, मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर्स हैं। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू और हमारा पॉलीसैकेराइड बना लेते हैं। तो जब कंडेंसेशन होता है मोनोसैकेराइड का तो एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है हर एक कंडेंसेशन के बाद, जैसे कि हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। इसे मेंशन कर लीजिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये। पेंटोज एंड हेक्सोज एग्जिस्ट इन बोथ ओपन चेन एंड एज वेल एज रिंग फॉर्म। अभी मैंने आपको मोनोसैकेराइड डिस्कस किया था जिसमें कि पेंटोज और हेक्सोज शुगर के बारे में बताया था। पेंटोज शुगर क्या थे, जिसमें कि 5 कार्बन थे, और हेक्सोज शुगर क्या थे, जिसमें कि हमारे 6 कार्बन एटम प्रेजेंट थे। ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है रिंग शेप में भी हो सकता है, इनकी जो चेन होती है रिंग के फॉर्म में भी हो सकती है और ओपन चेन भी हो सकती है। रिंग अगर होगी तो दो तरीके की रिंग्स यहाँ पर पॉसिबल होती है, 2 टाइप्स की रिंग्स प्रेजेंट होती है। एक तो पायरोनोज रिंग होती है और दूसरी फ्यूरेनोज रिंग होती है। पायरोनोज रिंग क्या होती है बच्चे, हेक्सोन स्ट्रक्चर विद 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। एक 5 कार्बन होगा पायरोनोज में और एक ऑक्सीजन होगा। और पेंटोज में क्या होगा, फ्यूरेनोज में क्या होगा, पेंटोज शुगर होती है यानी कि 5 कार्बन होते हैं बट यहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं फ्यूरेनोज में और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा कि जो रिंग होते हैं, रिंग फॉर्म 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पायरोनोज रिंग होती है और एक फ्यूरेनोज रिंग होती है बच्चे। अब डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो भी आपके मोनोसैकेराइड से ही बनते हैं। डिऑक्सी शुगर्स क्या होते हैं, डिऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि जो राइबोज शुगर के डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमारे डिऑक्सी शुगर्स होते हैं। एमिनो शुगर्स क्या होते हैं, हैव एन एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप जिसमें लगा होता है, और इसका एग्जांपल है ग्लूकोसेमाइन। शुगर एसिड्स क्या होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड्स होते हैं ऐसे शुगर जिनमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और शुगर एल्कोहल क्या होते हैं, जिनमें कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कि एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें हम शुगर एल्कोहल बोलते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल होता है, मैनिटॉल होता है। तो ये एग्जांपल आपको बहुत याद रखने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज खत्म होगी तो मैं आपको MCQs दूंगी और MCQs में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन होंगे जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके 11th के एग्जाम के हिसाब से तो आपके इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं बच्चे। तो इसलिए जो पॉइंट्स मैं आपको मेंशन कराते जा रही हूँ इनको नोट करते चलिएगा। शुगर एल्कोहल, ग्लिसरॉल एंड मैनिटॉल, और शुगर एसिड्स यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जो कि 2 to 9, 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड्स के कंडेंसेशन से बनते हैं ओलिगोसैकेराइड। यहाँ पर 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी ओलिगोसैकेराइड्स में। दे आर कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि अगर 2 से लेके 9 आपके मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है, मोर देन 1 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, तो इट मींस ये आपका कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स होगा। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स कंडेंस्ड टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। 2 से 9 है तो अगर डिपेंड करता है अगर 3 मॉलिक्यूल्स, अब 3 मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है या 4 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट, डिपेंड करता है कि कितने मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, उसके बेस पर जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं हम उनको डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड,
पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, इस तरह से डिपेंड करता है कि कितने मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है। 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी ओलिगोसैकेराइड्स में। अगर डाइसैकेराइड है यानी कि 2 आपके मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, जैसे कि सुक्रोज में क्या होता है, 2 ग्लूकोज के मोनोमर प्रेजेंट होते हैं तो सुक्रोज बनता है। इसी तरीके से लैक्टोज होता है तो 2 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है तो क्या हो गया, डाइसैकेराइड हो गया। और अगर 3 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है तो ट्राइसैकेराइड हो गया, रेफिनोज। और अगर 4 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है तो आपका क्या हो गया, टेट्रासैकेराइड हो गया, स्टाइकोस। तो एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपको, और ये नंबर्स तो बहुत आसान है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। और अब हम देखते हैं बच्चे पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड जैसे कि हम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये, और इन्हें हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, समटाइम्स क्वेश्चंस आ जाता है व्हाट आर ग्लाइकेंस, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने तो पॉलीसैकेराइड्स पढ़ा था। पॉलीसैकेराइड्स और इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड द ग्लाइकेंस। दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, लॉन्ग चेन होते हैं शुगर्स के, शुगर क्या है, मोनोसैकेराइड्स हैं। दे आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक। मोनोसैकेराइड के कंडेंसेशन से ही पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है, तो एज ए बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पर क्या होंगे, मोनोसैकेराइड होंगे, क्योंकि जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो पॉलीसैकेराइड में मोनोमर का काम करते हैं, और जो पॉलीसैकेराइड है ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड का पॉलीमर होता है, यानी कि सिंगल जो यूनिट होती है मोनोसैकेराइड, और उनको जब हम लिंक कर देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू तो वो हमारे बन जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। The right end of polysaccharides is reducing end. जो right end होता है polysaccharide chain का, it is called the reducing end. और जो left end होता है, this is called the non-reducing end. तो जो polysaccharide की chain है उसका right end हम बोलेंगे reducing end है, और जो last end होता है उसे left end जो होता है उसे हम बोलेंगे non-reducing end. द चेन में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच दोनों तरीके की हो सकती है। अभी मैं आपको डायग्राम शो करूंगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा बच्चे। दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे नहीं होते, जबकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स थे वो टेस्ट में कैसे थे, मीठे थे। मोनोसैकेराइड्स कैसे थे, मीठे थे। मैनी आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ओके बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स को अब हम क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, डिपेंड करता है कि इसमें किस टाइप का कंपोजिशन है मोनोसैकेराइड्स का, उसके बिहाफ पर हम डिस्कस करते हैं इनको होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमो यानी कि सेम टाइप के यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे हमारे चेन में, तो हमारा बनेगा होमोपॉलीसैकेराइड्स, और डिफरेंट टाइप के जब मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे तो क्या बनेगा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। चेन ऑफ द सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, नाम से ही जैसे कि हमें पता चल रहा था, होमो मींस सेम, यानी कि सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स की अगर चेन है तो वो हमारा होमोपॉलीसैकेराइड इज नोन। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट होमोपॉलीसैकेराइड्स, कुछ इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसैकेराइड्स हमारे ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, याद रखते जाइएगा, ये नाम मेंशन करते जाइएगा। होमो पॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च और इंसुलिन में होता है। ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ब्रांच यहाँ पर देखो, ये एक ब्रांच, फिर यहाँ से अराइजेस हो गई दूसरी ब्रांच, फिर यहाँ से अराइजेस हो गई तीसरी ब्रांच। बस एक चीज यहाँ मेंशन कर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जितने भी ये चेन है, ये मोनोमर आपको दिख रहे हैं, मोनोसैकेराइड, ये सेम टाइप के मोनोसैकेराइड है। यहाँ पर देखो सेम टाइप के मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द होमोपॉलीसैकेराइड्स। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और ब्रांच्ड इस तरीके से जस्ट लाइक दिस, और अनब्रांच्ड यानी कि लिनियर जो चेन हो सकती है अनब्रांच्ड, वो इस तरीके की होती है होमोपॉलीसैकेराइड्स में। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंट टाइप के, और यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, और इनके एग्जांपल है हाइलोरोनिक एसिड, इट इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड स्किन। हाइलोरोनिक एसिड होता है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू और स्किन में प्रेजेंट होता है। हिपेरिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिपेरिन लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मास्ट सेल्स एंड ब्लड। कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट, इट इज प्रेजेंट इन द कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। गामा ग्लोबुलिन, इट इज फाउंड इन द ब्लड।
नाम याद रखिएगा और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी हमें याद रखना है। ये नाम हमें याद रखना है क्योंकि ये इट्स अ टाइप ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड, बिकॉज इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो ये ब्रांच भी हो सकते हैं और ये अनब्रांच भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंसेस भी आपको समझ आ रहा होगा कि देखो यहाँ पर ब्रांच में देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपको दिख रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के। ये अलग टाइप का मोनोसैकेराइड, ये अलग टाइप का और ये अलग टाइप का मोनोसैकेराइड आपको दिख रहा है। और जबकि हमने देखा था कि होमोपॉलीसैकेराइड में क्या था, सेम टाइप के आपको यहाँ पर मोनोमर दिख रहे थे और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। और ये सिंगल चेन है यानी कि अनब्रांच्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड है और ये ब्रांच्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो क्लियर हो गया कि डिपेंड करता है कि इसमें मोनोसैकेराइड सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के हैं, उसके बेस पर हम पॉलीसैकेराइड को टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे थे, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। बच्चों रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप खुद से आप बता सकते हो कि क्या है होमोपॉलीसैकेराइड्स, आप डिस्क्राइब कर सकते हो बिकॉज आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। बट अगर रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पॉलीसैकेराइड्स यहाँ पर देखो, अभी हमने जो पढ़ा है पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, तो यहाँ पर देखो सेम टाइप के यहाँ पर ग्लूकोज में क्या है, सेम टाइप के आपको यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे से अटैच है COH बॉन्ड के द्वारा, यहाँ पर COC बॉन्ड है सॉरी, उसके थ्रू यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है। और ये आपका हमारा किस टाइप का शुगर हो जाता है पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि यहाँ पर सेम मोनोमर प्रेजेंट है। स्टार्च यहाँ पर देखो ब्रांच्ड है बट यहाँ पर भी स्टार्च भी हमारा ये क्या है, होमो है, होमोपॉलीसैकेराइड। और ये ब्रांच्ड चेन प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज में आपकी अनब्रांच्ड चेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखो स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये भी ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है। एमाइलोज क्या है, एमाइलोज ये लीनियर चेन है, अनब्रांच्ड यहाँ पर। और सेलुलोज देखो पूरा एक नेटवर्क बना रहा है फाइबर का। तो इस तरीके से बहुत सारे मोनोमर जब प्रेजेंट होते हैं, मोनोसैकेराइड यानी कि प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइंड होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो वो हमारे बनते हैं पॉलीसैकेराइड। ओके बच्चों, डायग्राम से आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको फंक्शन भी बता देती हूँ पॉलीसैकेराइड्स के, क्योंकि हमने पॉलीसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर भी समझ लिया, क्लासिफिकेशन भी समझ लिया, तो क्यों इम्पोर्टेंट है पॉलीसैकेराइड्स हमारी बॉडी में। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द मेन स्टोरेज ऑफ फूड ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड। स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्च और ग्लाइकोजन, और इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। On hydrolysis, storage carbohydrates provide both energy and carbon chain. और जब हम हाइड्रोलिसिस होती है स्टार्च और ग्लाइकोजन की, तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है और कार्बन चेन हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। काइटिन इज द स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ फंगल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स यानी कि जो इंसेक्ट्स की फैमिली होती है, इंसेक्ट का ग्रुप होता है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में काइटिन जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट की तरह से एक्ट करता है फंगल की वॉल में या फिर एंथ्रोपोड जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनका आउटर स्केलेटन बनाने में। सेलुलोज इज द स्ट्रक्चरल सब्सटेंस ऑफ द सेल वॉल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। मोस्टली प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये सबने पढ़ा है जब हम सेल पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लासेस में, और हमने 11th में भी सेल पढ़ा है। सेलुलोज इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर। सेलुलोज जो होता है वो फर्नीचर, शेल्टर, फ्यूल, पेपर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। म्यूसिलेज प्रेजेंट एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें म्यूसिलेज की जो कोटिंग होती है इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड। म्यूसिलेज क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, जो कि हम कहते हैं वैक्स की कोटिंग होती है एक्वेटिक प्लांट में, जिसकी वजह से प्लांट्स पानी में रहने के बावजूद भी खराब नहीं होते। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होती है म्यूसिलेज की कोटिंग, इज डेराइव्ड फ्रॉम पॉलीसैकेराइड, जो कि पॉलीसैकेराइड्स का ही डेरिवेटिव्स है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ये क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बॉडी आर केराटिन, सल्फेट्स, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट एंड हाइलोरोनिक एसिड, जो कि हमारे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं।
दे हैव सेवरल फंक्शंस, लुब्रिकेशन ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं जो कि हमारे मसल्स और बोन्स को जो कनेक्ट करते हैं और बोन टू बोन टेंडन्स कनेक्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्किन, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये हमारे स्ट्रक्चर, हमारे जो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे स्किन को। और किस टाइप के म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के जो एग्जांपल है हाइलोरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट्स एंड केराटिन सल्फेट। एग्जांपल याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल बताइए, या फिर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताना होता है कि विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसैकेराइड से म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। हिपेरिन प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड ब्लड वेसल्स इन एनिमल। हिपेरिन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसीलिए ब्लड जो होता है वो, अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है तब तो ब्लड कोगुलेट हो जाता है प्लेटलेट्स की वजह से और विटामिन के की वजह से, बट जो हिपेरिन होता है, हिपेरिन जो इनसाइड द बॉडी हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसको क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है। So that's why heparin is very important. यहाँ पर heparin it's a type of polysaccharide. Okay. So clear हो गया बच्चों, आपको functions भी clear हो गए polysaccharides के। और polysaccharides या carbohydrates में आपको अगर कोई भी doubts रह गए हों तो प्लीज आप मुझे comment section में comment करके पूछिए। Okay guys, मिलते हैं हम next lecture में। Till then, bye bye.